Hello students, today we will discuss about the Hedinger fringes and physiofringes. Physiofringes, okay. So Hedinger fringes and physiofringes के बारे में आज हम पढ़ेंगे. So Hedinger fringes को पढ़ने से पहले, इसके बारे में समझने से पहले हम ये देखेंगे कि why we need the extended sources फॉर इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स. कि हमें जो इंटरफेरेंस हम जब थिन फिल्म्स में जब इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उसके लिए हम पॉइंट सोर्सेस का यूज़ करते हैं या हम एक्सटेंडेड सोर्सेस का यूज़ करते हैं. पॉइंट सोर्सेस का यूज़ ना करके हम एक्सटेंडेड सोर्सेस का यूज़ करते हैं. और वो क्यों करते हैं? ओके, सो व्हाई वी नीड द एक्सटेंडेड सोर्सेस फॉर इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स. सो हम ये यहाँ पर पढ़ेंगे कि नेसेसिटी ऑफ द एक्सटेंडेड सोर्स. यहाँ पर जो एक्सटेंडेड सोर्स का होना ज़रूरी क्यों है, इसको हम देखेंगे. पहले हेडिंजर फ्रिंजेस पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि लाइट सोर्स का जो है एक्सटेंडेड होना क्यों ज़रूरी है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के लिए. ओके, सो जैसे आपको पता है, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स हम क्या करते हैं, एक हमने पॉइंट सोर्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि वेव्स जो हैं वो इंसिडेंट होती हैं इस थिन फिल्म पे, थिन फिल्म के एक सरफेस पे, ठीक है. और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस एंड नंबर ऑफ़ रिफ्रैक्शंस, रिफ्रैक्टेड एंड नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है. और ये जो है एम्पलीट्यूड का डिवीज़न होता है इसमें, ठीक है. ये जो है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड के इस वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. ओके, सो जब कोई लाइट रे जो है वो इंसिडेंट होती है किसी थिन फिल्म के सरफेस पे, तो जो पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होता है ये इस तरीके से, ठीक है. और कुछ पार्ट जो है वो यहाँ क्या होगा, ये जैसे सपोज ये वाली इंसिडेंट रे है तो इसका कुछ पार्ट यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाएगा और फिर अगेन यहाँ रिफ्लेक्ट होगा. सो पार्शियली रिफ्रैक्टेड एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड रेज हमको मिलती हैं. ओके, सो इफ़ वी यूज़ नैरो और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, कोई हम ऐसा नैरो सोर्स या पॉइंट सोर्स लें अगर लाइट का इस जगह पे, ठीक है, सो हमें जो फ्रिंजेस मिलेंगी वो एक स्मॉल पोर्शन पे मिलेगी. जो हमें यहाँ पे हमने फिल्म लगा रखी है, जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इन फ्रिंजेस को, इंटरफेरेंस पैटर्न के जो फ्रिंजेस हैं उनको जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इस छोटे पॉइंट सोर्स के कारण जब हम एक जो सोर्स है, लाइट का सोर्स जो है वो हम क्या ले रहे हैं, एक बहुत नैरो जैसे स्लिट या फिर पॉइंट सोर्स अगर ले लें, तो जो फ्रिंजेस जो होंगी वो बहुत ही स्मॉल पोर्शंस पे दिखाई देगी. यहाँ जो फिल्म है उसके बहुत ही स्मॉल पोर्शन पे दिखाई देगी. यानी कि उसका जो एक पैटर्न जो मिलेगा वो बहुत ही नैरो नैरो बैंड हमें मिलेगा. मतलब कि एक उसका जो हम फ्रिंजेस जो हम ऑब्टेन करेंगे वो बहुत ही संकुचित पोजीशन में मिलेगी, ठीक है. यानी कि एक बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए मिलेगी, कम पोर्शन पे मिलेगी, ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि लाइट रेज जो होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती है इस केस में. अगर हम पॉइंट सोर्स लें तो लाइट रेज जो है वो इस तरीके से आगे जाकर ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है. और डाइवर्ज हो जाएंगी इस वजह से हमें जो इसका बहुत ही कम पोर्शन जो है वो दिखाई देगा, ऑब्जर्व होगा. सो इफ़ वी यूज़ एक्सटेंडेड सोर्स, अगर हम एक्सटेंडेड सोर्स ले लें या हम कह सकते हैं कि ब्रॉड सोर्स ले लें, अब हम पॉइंट सोर्स ना लेकर के या नैरो सोर्स ना लेकर के हम एक एक्सटेंडेड सोर्स ले लेते हैं, ठीक है. बड़ा हुआ सोर्स जो जिसकी की रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो ऐसा सोर्स ले लें अगर हम, जिससे कि कई लाइट रेज जो हैं वो क्या हो, थिन फिल्म पे क्या हो, इंसिडेंट हो, ठीक है. सो अगर हम ऐसा एक्सटेंडेड सोर्स ले लें और ब्रॉड सोर्स ले लें हम लाइट का, तो क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ रेज आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न. तो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए जो है
कई सारी जो है रेज होंगी, ठीक है, और उन सब रेज का क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके से पैटर्न मिलेगा। And thus a large area of film can be viewed by our eye at the field of view। तो जहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रिंजेस को, वो जो एरिया होगा, ठीक है, जैसे वहाँ पर जब हम पॉइंट सोर्स ले रहे थे, तो जो एरिया है जहाँ पे कि हमें फिल्म जहाँ पे कि हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, ठीक है, वो नैरो हो जाता है, जो वो एरिया है जिसपे कि हमें फ्रिंजेस पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, या इंटरफेरेंस पैटर्न जो है मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से जो हमें फ्रिंजेस मिलते हैं, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो वो फ्रिंजेस जो हैं वो नैरो सोर्स के कारण या पॉइंट सोर्स के कारण एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में हमें ऑब्जर्व होते हैं। लेकिन अगर हम एक्सटेंडेड सोर्स ले लें तो हमें एक लार्ज एरिया ऑफ फिल्म मिलेगा, जिसमें कि हम उन फ्रिंजेस पैटर्न को देख सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब कि सोर्स को एक्सटेंड करने से जो हमारा एरिया ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न है वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। सो हैंस एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट इज बेनिफिशियल टू ऑब्जर्व द गुड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट। सो अगर हमें गुड इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए लाइट का, तो हमें एक्सटेंडेड सोर्स की नीड होगी ही होगी। ओके, तो हमें अगर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है हमें एक्सटेंडेड सोर्स की नीड होगी। तो लाइट का हमें पॉइंट सोर्स न यूज़ करके हमें क्या करना चाहिए, एक्सटेंडेड सोर्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो चाहिए नहीं, इट इज़ मस्ट, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द एक्सटेंडेड सोर्स टू ऑब्जर्व द गुड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द फिल्म। ओके, सो आप इसमें देख सकते हो, जैसे कि इस वाली फिगर में है, ये थिन फिल्म है, और ये हमने अब पॉइंट सोर्स की जगह पे क्या ले लिया, एक एक्सटेंडेड सोर्स ले लिया है, और लाइट रेज जो है वो यहाँ से, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे केवल 2 रेज या ये 4 रेज दिखा रखी है, ऐसी कई रेज जो है हमें, क्योंकि एक्सटेंडेड हो गया है सोर्स हमारा, ब्रॉड हो गया है, तो इसकी वजह से जो है हमें रेज जो है वो नंबर ऑफ रेज मिलेगी जो इंसिडेंट होगी इस फिल्म पे। ओके, अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो जैसे सपोज ये 2 रेज हैं जो कि पैरेलल रेज हैं, और इनके कारण जो है हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न हमें कैसा मिलता है, ये रेज यहाँ गई, ये रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के फिर ये गई यहाँ, और फिर पैरेलल होकर के इस पॉइंट पे मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली जो रे आई, इसके कारण हमें एक तो ये मिली रिफ्लेक्टेड रे, एंड एक ये रिफ्लेक्टेड रे मिली, जो कि बहुत दूर पे जाकर के क्या हो रही, एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, ठीक है, इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें एक ये रे हो गई, इसकी वजह से ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिली, और एक ये रे है, एक ये वाली रे है, सॉरी ये वाली, इसकी वजह से हमें ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिली, ठीक है। सो इन सब का जो हमें क्या मिल रहा है, कुछ एक पैटर्न मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न, एक पॉइंट P1 पे सपोज, एक पॉइंट P2 पे मिल रहा है, ठीक है। ऐसे हमें कई पैटर्न मिलेंगे, ऐसे हमें कई जो है वो फ्रिंजेस मिलेंगी, P1 P2, एक 2 ही पॉइंट हमने यहाँ पर दिखा रखे हैं, ऐसे हमें कई पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर कि हमें फ्रिंजेस मिलेंगी। ओके, सो हियर द लार्ज एरिया ऑफ फिल्म कैन बी व्यूड। तो ये जितना मतलब कि जितना बड़ा सोर्स होगा उतना ही उसकी जो इंसिडेंट एरिया होगा फिल्म पे वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब ये इसका इंसिडेंट एरिया जो है वो ज़्यादा होगा तो हमें जो पैटर्न है वो भी हमें क्या मिलेगा, ब्रॉड मिलेगा, ठीक है। जैसे ये फिल्म है, तो ये जो लेंस है, ये लेंस लगा रखा है इसमें ताकि फोकस करे, ये इसको इन रेज को फोकस करे और हमें एक क्या मिल जाए, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाए, ठीक है। तो ये जो फ्रिंजेस मिलती है हमें,
फ्रिंजेस की जो है, फ्रिंजेस को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं दो टाइप्स में. तो हेयर द टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस. सो in case of interference due to thin films, the path difference we have calculated, we have derived it. Delta is equal to path difference, delta is equal to 2 mu t cos r. ठीक है, ये हमने पढ़ चुका है. ये जो t है वो क्या है? t is the thickness of the thin film and mu is the refractive index of the thin film. और जो मटेरियल है थिन फिल्म में उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. एंड r इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. r जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ठीक है, और इट इज इक्वल टू 2n+1/2 इंटू लेमडा. इन केस ऑफ ये जो पाथ डिफरेंस है ये 2n+1/2 इंटू लेमडा के इक्विवेलेंट होता है फॉर मैक्सिमा. ठीक है, जो है ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा होता है. तो ये किसके केस में होता है? जब मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस जब हमें मिलेंगी तो उस केस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो ये होता है. ठीक है, तो ये हमें सब कुछ पता है. म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी जो है थिकनेस है, और लेमडा जो है वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव है. ओके, सो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है ये डेल्टा यानी कि पाथ डिफरेंस इज प्रपोर्शनल टू टी. ठीक है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टी. बाकी जो ये म्यू है ये तो कांस्टेंट होगा. ठीक है, क्योंकि हम एक ही मटेरियल का थिन फिल्म है उसमें एक ही मटेरियल होगा. मटेरियल तो वेरी करेगा नहीं, मटेरियल एक जैसा रहेगा. तो इसलिए उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एक ही जैसा रहेगा. सो म्यू इज कांस्टेंट. ठीक है, टू भी कांस्टेंट है. और ये जो आर है, आर दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे हम इसको. ठीक है, बट ये जो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल लिखा हुआ है इसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिख लेना. ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या है? ये प्रोपोर्शनल है. और दूसरा जो है किसके प्रोपोर्शनल है? टी थिकनेस ऑफ द फिल्म के प्रोपोर्शनल है. तो पाथ डिफरेंस जो है वो टी के प्रोपोर्शनल होगा और आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हम बोल रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई के प्रोपोर्शनल भी है इक्विवेलेंटली. क्योंकि आई और आर में ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि आई जो है वो इक्वल्स टू आर है रिफ्रैक्शन एंगल. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. ओके, इक्विवेलेंटली. ओके, सो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे डिपेंड कर रहा है और टी थिकनेस ऑफ द फिल्म पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, बाकी तो सब चीज़ें कांस्टेंट है. यहाँ पर लैम्डा भी कांस्टेंट है. तो केवल इस वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो एक टी पे और एक आर पे डिपेंड करेगा. सो क्योंकि टी और आर पे डिपेंड कर रहा है इसलिए हम इन दोनों पे ही बेस्ड इनको जो है इन दोनों को ही आधार मान के हम कह सकते हैं कि फ्रिंजेस जो हैं वो दो टाइप की होती हैं. ठीक है, तो एक तो है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन. ठीक है, टी एंड आर के बेसिस पे ही यानी कि थिकनेस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बेस पे ही हम फ्रिंजेस को क्लासीफाइड कर सकते हैं. तो फ्रिंजेस को हमने क्लासीफाइड किया है. एक तो आपका है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन कि फ्रिंजेस जो है वो इक्वल इंक्लाइनेशन यानी कि एंगल जो है वो सबके लिए क्या हो? ऐसी रेस जिनके लिए कि एंगल जो है वो एक जैसा हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एक जैसा हो. ठीक है, उससे मिलने वाली फ्रिंजेस को हम कहेंगे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे. दूसरा है आपका फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस. फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस. ठीक है, तो ऐसी फ्रिंजेस जिसमें कि जो फ्रिंजेस हमें ऐसी तब फ्रिंजेस जो हमें मिल रही हैं जबकि उनकी जो जिस फिल्म पे वो टकरा रही हैं लाइट वेव उस फिल्म की थिकनेस जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, तो तब जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगी उन फ्रिंजेस को हम कहेंगे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस. ओके, तो पहले हम देखते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन. सो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन में हम ये वाला जो फिगर है ये ड्रॉ कर लेते हैं. जो फिगर 3 आपको दिखाई दे रहा है, दिस ये जो है ये क्या है? थिन फिल्म है. ठीक है, और
अभी हमने पहले भी बहुत बहुत ऐसे डायग्राम जो है बना चुके हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। ये जो है फिल्म सरफेसेस हैं और ये जो है इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। ये जो इससे एंगल बना रही है नॉर्मल से, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इस नॉर्मल से ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और फिर इसका पार्शली ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, पार्शली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली रे जो है वो यहाँ पर इस दूसरी वाली सरफेस पे टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और पार्शली जो है ये क्या हो जाएगी, बाहर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस इंसिडेंट रे के लिए हमें क्या मिल रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, ठीक है। सो ये जो रिफ्लेक्टेड रे, सपोज 1 एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 है, ओके। तो ये दोनों जो है आपके रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और इसके लिए हम अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है वो सी है, ठीक है। और ये जो थिकनेस है ये कितनी है, टी है। तो ये ए सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, ये वाला एंगल जो है वो आर है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, ये भी आर होगा क्योंकि एकांतर कोण हो गया, ये वाला आर है तो ये वाला भी आर होगा, ठीक है। सो मैं अगर इसमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ ये, तो हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये वैल्यू जितनी होगी ए सी उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये सपोज ये वाली वैल्यू जो है, ये वाला जो एंगल है वो आर है, ठीक है। तो 10 आर जो है यहाँ पर होगा दिस वैल्यू, सपोज ये वैल्यू एक्स है, अपॉन दिस यानी कि टी। सो एक्स इज इक्वल टू आ गया टी इंटू 10 आर, ठीक है। तो जो ये x है इसको अगर मैं दुगना कर दूं तो AC मिल जाएगा हमें, यानी कि AC इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू टी 10 आर, ठीक है, 2 इंटू टी 10 आर, ओके। तो AC जो है वो हमारे पास आ गया है 2t इंटू 10 आर, ओके। सो एज अगर हम क्या करें, t को इंक्रीज करें तो सेपरेशन जो AC होगा, AC सेपरेशन जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि AC जो है डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू टी, यानी AC डायरेक्टली जो है टी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर हम टी को इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ से AC भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और AC क्या है, ये सेपरेशन है बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड रेज, या रिफ्लेक्टेड रे 1 एंड रिफ्लेक्टेड रे 2। तो ये रेज 1 एंड 2 के बीच का जो सेपरेशन है यानी कि AC, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा अगर जो है टी को क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो टी को बढ़ाने पे सेपरेशन AC जो है वो रे 1 एंड रे 2 के बीच की जो सेपरेशन है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इफ when only one of the two rays is able to enter the pupil of eye, the interference pattern will disappear। अगर इन दोनों रेज से कोई एक ही रे, माना ये दो रेज ही हैं, ठीक है, बाकी तो बहुत सारी रेज है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है, बट हम केवल इन दो रे की बात करें, अगर इन दो रे का ही इंटरफेरेंस होना है, और अगर ये एक ही रे हमें जो है वो हमारी आई पे जो है, हमारी आई की प्यूपिल पे है, एंटर करती है, तो हमें केवल एक ही रे दिखाई देगी, दूसरी रे जो है वो जो इंटरफेयरिंग रे है, यानी कि जब हमारे आई की प्यूपिल पे एक ही रे एंटर होगी तो इसका मतलब दूसरी रे ने पहली रे के साथ जो है इंटरफेरेंस ही नहीं किया, तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, जो सेपरेशन है, अगर हम क्या कर दें, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे मिलेगा, अगर हम सेपरेशन को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो रिड्यूस कैसे करेंगे हम इस सेपरेशन को, देखो सेपरेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम क्या कर दें, आर को रिड्यूस कर दें, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर को रिड्यूस कर दें, या हम कह सकते हैं कि आई को, यानी कि आर और आई लगभग इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिड्यूस कर दें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस, या फिर एंगल ऑफ आई को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये एंगल आई है, ठीक है। अगर मैं इस रे को ऐसे इंसिडेंट करवाऊँ ऐसे, तो क्या एंगल ऑफ ये आई जो है रिड्यूस हो गया, ठीक है। हम और इसको इधर पास ले जा लेते हैं, आई और रिड्यूस हो गया, हम और इसके नज़दीक ले जा लेंगे नॉर्मल की,
तो आई और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो रिड्यूस होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी रिड्यूस होगा। तो सेपरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आर को जो है रिड्यूस कर दें, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिड्यूस कर दें, तो सेपरेशन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10R। तो आर को रिड्यूस करके ए सी को हम आर को रिड्यूस करके हम आई को रिड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब, और आई को रिड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब, तो हम ए सी को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द रेज 1 एंड 2 को रिड्यूस कर रहे हैं। सो बाय व्यूइंग द फिल्म एट नियरली नॉर्मल इंसिडेंस, यानी कि अगर हम फिल्म को क्या करें, नॉर्मल इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर लगभग क्या हो, नॉर्मल हो, ठीक है, यानी कि नॉर्मल के अलोंग हो लगभग, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्मल के साथ बहुत बहुत कम एंगल बनाती हो, ठीक है, बहुत छोटा एंगल बनाती हो, तो तब जो है द इक्वल इंक्लाइनेशन फ्रिंजेस हमें अपीयर होंगी, यानी कि हमें जो फ्रिंजेस अपीयर होंगी वो फ्रिंजेस होंगी इक्वल इंक्लाइनेशन की फ्रिंजेस, ठीक है। सो दैट आर सीन इन दिस वे फॉर थिक प्लेट्स, यानी कि अगर थिक प्लेट्स हम ले रहे हैं तो उसमें इक्वल इंक्लाइनेशन फ्रिंजेस को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर हम नॉर्मली इंसिडेंस करवाएं रेस को, ठीक है, एंड दीज आर नोन एज दी हेडिंजर फ्रिंजेस, ओके। और ये जो इक्वल इंक्लाइनेशन के जो फ्रिंजेस हैं ये हमें जो फिगर 2 है उसमें भी देखने को मिलती हैं। तो इन फिगर 2 द फ्रिंजेस अपीयरिंग एट पॉइंट P1 एंड P2 आर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। तो फिगर 2 में जो फ्रिंजेस हमें P1 एंड P2 पे मिलेंगी, P1 एंड P2 पे दिस फ्रिंजेस, ये P1 एंड P2 पे जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगी, these fringes are of equal inclination, ओके। यानी कि इस पॉइंट में अगर मैं देखूं, इस पॉइंट पे तो जो फ्रिंजेस होंगी वो हमें लगभग नॉर्मल इंसिडेंस एंगल पे मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही इस वाली फ्रिंजेस पे भी हमें नॉर्मल इंसिडेंस एंगल पे मिल रही हैं, ठीक है, बट इनके लिए जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो क्या है, सेम है। देखो इस वाले के लिए देखेंगे हम तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो सेम है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। इस वाली रेज के लिए भी, ये वाली रे और इस वाली रे के लिए भी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो क्या है। तो इन दोनों से जो मिलने वाली फ्रिंजेस जो हमें मिली इन दोनों रेज से, उनके लिए जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। ऐसे ही ये वाली फ्रिंजेस हैं, इसके लिए जो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन सेम। तो दोनों के लिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन सेम है, तो इससे जो हमें मिलने वाला पैटर्न या जो फ्रिंज मिलेगी वो P1 पे मिल रही है, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन सेम है और इसके लिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। ये जो फ्रिंजेस मिली हमें इन्हें कहते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, जो कि इक्वल इंक्लाइनेशन पे हमें फ्रिंजेस मिल रही हैं उनको हम कहेंगे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, ओके। और इन फ्रिंजेस को हम कहते हैं हेडिंजर फ्रिंजेस, ठीक है। ये ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट विल्हेम कार्ल हेडिंजर के नाम पर पड़ी थी, उन्होंने ही जो है इनको इनका आविष्कार किया था हेडिंजर फ्रिंजेस का, ठीक है। तो हेडिंजर फ्रिंजेस को जो है उन्होंने ही ढूंढा था, इसलिए उनके नाम पर हेडिंजर फ्रिंजेस पड़ा है इसका नाम। सो इन दिस केस फ्रिंजेस आर कॉल्ड दी फ्रिंजेस लोकलाइज्ड एट इन्फिनिटी। जो फ्रिंजेस हैं इनको हम कहते हैं, इस वाले केस में जो हेडिंजर फ्रिंजेस के केस में जो फ्रिंजेस मिलती हैं हमें, ये हैं फ्रिंजेस लोकलाइज्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि लगभग जो है वो पैरेलल रेज ही होंगी, यानी कि एंगल जो नॉर्मल इंसिडेंस रे को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस रे को हम ये कह सकते हैं कि ये पैरेलल रेज हैं, पैरेलल रेज, ठीक है, पैरेलल रेज, ठीक है। और पैरेलल रेज इसका मतलब ये कहाँ इंटरफेयर कर रही होंगी,
ये कहीं इन्फिनिटी पे इंटरफेयर कर रही होंगी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी पे इंटरफेयर कर रही है, इसलिए हम इसको एक और नाम भी कहते हैं, फ्रिंजेस लोकलाइज्ड एट इन्फिनिटी, फ्रिंजेस लोकलाइज्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये इन्फिनिटी पे हमें मिलती है, बट हम ऐसा नहीं है कि हमें फिर इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा, हम टेलीस्कोप को जो है टेलीस्कोप लगा करके इन फ्रिंजेस को ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इन फ्रिंजेस को कहते हैं फ्रिंजेस लोकलाइज्ड एट इन्फिनिटी, ओके। एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर बैंड्स, और जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगी वो इस तरीके की मिलेंगी, ये जो डायग्राम है कुछ ऐसी कंसेंट्रिक सर्कुलर बैंड्स की तरह मिलेगी, ऐसे सर्कुलर बैंड्स हैं जिनका की सेंटर एक ही है, ये, ठीक है, इनका सेंटर एक ही है, तो इसका भी सेंटर यही है, इस वाली बैंड का भी, इस सर्कुलर बैंड का भी सेंटर एक ही है, इस सर्कुलर बैंड का भी सेंटर, सबका सेंटर ये है, ठीक है। सो इस तरीके के सर्कुलर बैंड्स मिलेंगे हमें, और ये जो है इसका जो एग्जाम्पल है वो जैसे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ये एग्जाम्पल है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन का। तो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन का जो एग्जाम्पल है वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ओके। और ये जो हेडिंजर फ्रिंजेस हैं ये किस तरीके से, देखो ये इसमें थोड़ा सा साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा है ये और छोटा करना पड़ेगा, हाँ देखो ये तो आपका एक्सटेंडेड सोर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंडेड सोर्स हो गया, और यहाँ से ये लाइट रेस, देखो इसके यहाँ पर हम वैसे जो एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंट होता है वो ये होता है कि यहाँ ये बीम स्प्लिटर भी लगाया होता है, एक बीम स्प्लिटर बोलते हैं इसको, बीम स्प्लिटर, ठीक है। तो ये एक बीम स्प्लिटर लगा देते हैं, और इस पे जो है ये लाइट रेस पहले इंसिडेंट होती है, और फिर उसके बाद टकरा करके यहाँ ये आपकी जो है फिल्म है, थिन फिल्म जिसको हम बात कर रहे हैं, थिन फिल्म, वो ये है, ठीक है। और फिर लाइट रेज जो है वो सपोज ये वाली रे है वो टकरा के यहाँ गई, और फिर रिफ्लेक्ट होकर के ये यहाँ, ठीक है। और फिर जो इसके साथ वाली जो दूसरी अंदर से रिफ्रैक्टेड रे आएगी ना, ये वाली, ये गई, फिर ये क्या अंदर रिफ्रैक्ट होगी, फिर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऊपर रिफ्रैक्ट होगी, और एक ऊपर वाली जो थी ये रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, ठीक है। तो ये दो रेज जो हैं वो यहाँ यहाँ मिलेंगे हमें, ठीक है। और यहाँ हमने एक लगा रखा है लेंस, और यहाँ से ये फोकस्ड हो जाएंगी, एक स्क्रीन हमने लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे हो रही है, ठीक। इसी तरीके से दूसरी रे ये वाली जो है वो भी ऐसे ही जो है रिफ्लेक्टेड जो रेज होंगी इसकी वो यहाँ जाएंगी, यहाँ पहुँचेंगी, और इस लेंस के बाद फोकस हो जाएंगी इस स्क्रीन पे, और ये कहाँ पे पॉइंट, कहाँ पे जो है वो हो रही है, जेड पॉइंट पे, ठीक है, जेड पॉइंट पे यहाँ, और ये वाली जो है यहाँ जेड पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये केवल दो रेस दिखाई हमने, तो उससे एक पॉइंट यहाँ पे मिला, ऐसी तो कई रेज यहाँ से जो है वो इंसिडेंट होगी, कई नंबर ऑफ रेज, तभी तो हमने क्या लिया, एक्सटेंडेड सोर्स लिया है। एक्सटेंडेड सोर्स का यही जो बेनिफिट है, ताकि हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। तो यहाँ से कई रेज जो हैं वो क्या होंगी, इंसिडेंट होंगी इस थिन फिल्म पे, ठीक है, थिन फिल्म पे इंसिडेंट होगी, और फिर इसके बाद हमें जो है यहाँ पैटर्न मिलेगा। तो ये केवल एक पॉइंट मिल रहा है हमें, केवल मैं एक रे की बात करूँ तो मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, अगर हम कई बहुत सारी रेज यहाँ पर ले लें तो उनकी वजह से हमें कई पॉइंट्स मिलेंगे, और ऐसे पॉइंट्स मिल के हमें क्या मिलेगा, ये एक पूरा सर्कुलर बैंड मिलेगा, ठीक है। ये सर्कुलर बैंड यहाँ मिल गया। तो ये जो सर्कुलर बैंड, एक बैंड पे ही हम देखते हैं इसमें कि ये पॉइंट जो मिला हमें, देखो ये पॉइंट हमें एक इस वाले बैंड पे मिल रहा है, इस वाले बैंड पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से मिल रहा है, एंगल ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। ये जो फ्रिंजेस हैं, ये जो हमें मिल रही हैं, ये जो फ्रिंज मिली हमें, ये वाली फ्रिंज,
ये फ्रिंज मिली हमें इक्वल इंक्लाइनेशन वाली फ्रिंज मिली, ठीक है। यानी कि इनके लिए ये जो फ्रिंज पूरी मिलेगी हमें, ये वाली जो बैंड मिलेगा पूरा, ये हमें समान जो इंसिडेंस एंगल हैं उनके लिए मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही ये वाली फ्रिंज के लिए जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग होगा, बट इस पूरे बैंड के लिए एक जैसा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो बाहर वाला बैंड है इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसे तो अलग होगा, बट इस पूरी फ्रिंज के लिए ये पूरा जो बैंड दिख रहा है आपको, इसके लिए भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक जैसा होगा, ठीक है। तो प्रत्येक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमें कई पॉइंट्स मिलेंगे, कई पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ 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 यहाँ, और हमें एक पूरा एक बैंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये सब ऐसे बैंड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इनको फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन कहते हैं। एंड हेडिंजर फ्रिंजेस ये कहते हैं, हेडिंजर फ्रिंजेस। ये जो हमने सर्कुलर फ्रिंजेस ऊपर अभी देखा था, वही ये सर्कुलर फ्रिंजेस हमें इस तरीके से मिलती हैं, ठीक है। और हमें देखो ये जो है नॉर्मल इंसिडेंस जैसी लगती हैं ये हमें, कि नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है रेज, ठीक है। यानी कि इनका जो एंगल है नॉर्मल से बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए इक्वल थिकनेस के लिए इक्वल एक थिकनेस के लिए जो है हमें इंक्लाइनेशन जो एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। ओके, अभी तक हम पढ़ रहे थे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन अभी हमने पढ़ लिया कि इक्वल इंक्लाइनेशन की वजह से हमें फ्रिंजेस जो है वो कैसे मिलेंगे, ठीक है। अब है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। सो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस यानी कि जहाँ पर हमने दो पैरामीटर देखे थे कि किस किस पे जो है वो पाथ डिफरेंस डिपेंड कर रहा था। एक तो आपका डिपेंड कर रहा था किस पे, टी पे, और एक डिपेंड कर रहा था किस पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ हमने देखा कि अभी जो हमने एंगल ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन पढ़ा, हमने उसमें पढ़ा कि ये जो आर है ये जो है वो क्या है, इक्वल इंक्लिनेशन की, यानी कि प्रत्येक जो हमें एक सर्कुलर फ्रिंज मिल रही है उसके लिए जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, बात एक ही है क्योंकि वो लगभग इक्वल है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है, सेम है एक पर्टिकुलर फ्रिंज के लिए, ठीक है। तो उसको हम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्या कह रहे थे, इक्वल इंक्लाइनेशन कह रहे थे, ठीक है। अब है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। तो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, इफ द थिकनेस ऑफ फिल्म इज वेरिंग and the light is coming at same angle of incident, then these fringes are formed due to variation in thickness, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो इससे यहाँ पर लिख रहे हैं कि ड्यू टू वेरिएशन इन थिकनेस, बट यहाँ फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस कह रहे हैं, यानी कि एक जैसी थिकनेस के लिए, देखो थिकनेस तो वेरी हो रही है, ठीक है। यानी कि जो टी है वो तो वेरी हो रही है, बट पर्टिकुलर टी के लिए, जैसे कि हम वेज शेप फिल्म की हमने कल देखा था, वेज शेप फिल्म से जो है इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक थिकनेस है, यहाँ पर पर्टिकुलर एक थिकनेस है, यहाँ पर पर्टिकुलर एक थिकनेस है, यहाँ पर पर्टिकुलर एक थिकनेस है। तो प्रत्येक थिकनेस के लिए जो हमें जो फ्रिंजेस मिलेंगी, ठीक है, उनको हम कहते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। यानी कि एक थिकनेस के लिए हमें एक अलग फ्रिंज मिलेगी, इस थिकनेस के लिए हमें एक अलग फ्रिंज मिलेगी, इस थिकनेस के लिए हमें एक अलग फ्रिंज मिलेगी, इस थिकनेस के लिए हमें एक अलग फ्रिंज मिलेगी, और इस तरीके से हमें एक फ्रिंज पैटर्न या इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, ठीक है। सो इफ द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज वेरिंग, सपोज वही जो वेज शेप्ड फिल्म की बात करें, तो थिकनेस ऑफ द फिल्म जो है वो क्या होती है, वहाँ पर वेरी करती है, थिकनेस जो है वो वेरी करती है, and light is coming at same angle of incident, then the fringes are formed due to variation in thickness। तो जब फ्रिंजेस जो होंगी वो इस थिकनेस में जो वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से फॉर्म होती हैं, एंड दीज फ्रिंजेस आर कॉल्ड फिजियो फ्रिंजेस। इन्हीं फ्रिंजेस को हम फिजियो फ्रिंजेस भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में हेडिंजर और फिजियो फ्रिंजेस है, जो कि दोनों जो है आप क्या देख सकते हो कि ये क्या है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिंजेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिंजेस है, किस किस के बेस पे,
T&R के बेसिस पे, ठीक है, T&R के बेसिस पे जो है हम क्लासीफाई करते हैं फ्रिंजेस को। तो एक यानी कि जो इक्वल इंक्लाइनेशन की जो फ्रिंजेस होती हैं वो हमें देती हैं क्या, हेडिंजर फ्रिंजेस, और जो इक्वल थिकनेस की जो फ्रिंजेस हैं वो हमें देती हैं क्या, फिजियो फ्रिंजेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे वेज शेप फिल्म है तो उसमें थिकनेस जो है वो वेरी करती है, बट प्रत्येक थिकनेस के लिए यहाँ यहाँ से यहाँ वेरी तो करती है, यहाँ से यहाँ जाते समय हमें थिकनेस वेरी तो होती है, बट प्रत्येक थिकनेस के लिए जो है फ्रिंज जो है हमें अलग अलग मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटेंडेड सोर्स जो है हमने यहाँ पर ले लिया, और इससे जो है लाइट रेज यहाँ जाएंगी, ठीक है। और ये बीम स्प्लिटर, अगेन यहाँ पे बीम स्प्लिटर है, और इससे जो है ये लाइट रेज इस वेज शेप फिल्म पे जो है टकराएंगी, और फिर वही आपका रिफ्लेक्शन एंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रोसेसेस होंगी। और रिफ्लेक्टेड रे को जो है, अगर हम केवल रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो तब हमें जो फ्रिंजेस दिखाई देंगी वो होंगी फ्रिंजेस, फिजियो फ्रिंजेस, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द फिजियो फ्रिंजेस। ओके, सो जैसे कि हमने कल पढ़ा भी था कि वेज शेप फिल्म के लिए, वेज शेप फिल्म के लिए जो सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस, सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस जो आती है वो कितनी आती है, लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा, ठीक है। अब ये जो म्यू है ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो जो आपका जो है वेज शेप फिल्म है उसके अंदर जो मटेरियल है, सपोज एयर है या ग्लास है या जो भी है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि जो ये ओमेगा है, यानी कि इट इज़ कॉल्ड दी क्या, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। फ्रिंज विड्थ या डिस्टेंस बिटवीन दी फ्रिंजेस या सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस, ठीक है। ये जो है फ्रिंज विड्थ जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे, और लैम्डा भी कांस्टेंट है, लाइट वेव तो मोनोक्रोमेटिक होगी, तो ठीक है लैम्डा भी कांस्टेंट होगा, तो किस पे, ओनली किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन थीटा, या फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली इन, फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या है, थीटा जो है वो वेज एंगल, जो हमने कल पढ़ा था वेज एंगल, ये इसके बीच का जो है एंगल है, ठीक है। तो आप इस वाले फिगर में देखो कि यहाँ पर जो है वेज एंगल कैसा है, कम है, यहाँ जो है इससे थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम थीटा को जो है बढ़ाते हैं, यानी कि वेज एंगल को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, तो क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस वेज एंगल की, ये जो विड्थ है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा की, यानी कि थीटा बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। सो जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं, फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि इस वाले वेज शेप फिल्म के लिए देखें जिसमें थीटा कम है, बहुत कम है, उसके लिए जो हमें फ्रिंज विड्थ दिखाई देती है, फ्रिंज विड्थ मतलब कि दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रखी मैंने, ये कितनी है, इतनी है, ठीक है। जबकि यहाँ देखें, अगर हम यहाँ जब हम जाते हैं तो थीटा थोड़ा और बड़ा हो गया है, तो उसके लिए जो फ्रिंज विड्थ है यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये थोड़ा सा इससे क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ जाते हैं जहाँ की वेज एंगल और ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसके लिए जो फ्रिंज विड्थ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ये इतनी हो जाती है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ फ्रिंजेस जो हमें मिलती हैं, ये जो फ्रिंजेस हमें मिलती हैं, इन फ्रिंजेस को हम कहते हैं फिजियो फ्रिंजेस, ये होती हैं आपकी फिजियो फ्रिंजेस, ओके। और इसका जो एग्जांपल है, जैसे वेज शेप फिल्म में जो होती हैं, वेज शेप फिल्म में थिकनेस जो है वेरी करती है, ओके। सो in this way we obtain the fringes of equal thickness, that is called the physio fringes, okay। so next हम कल पढ़ेंगे, okay।